आज की समरी शुरू करने से पहले मुझे वो एक पॉजिटिव सेंटेंस याद आ रहा है कि ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बिना चाबी के तो नहीं बनता है। यानी आज की समरी हमें यह बताती है कि सॉल्यूशंस तो होते हैं, बस उस तरफ ट्राई करना पड़ता है। वैसे क्या आप कभी किसी इंसान द्वारा लिए गए फैसले को लेकर हैरान हुए हैं? क्या आपने कभी क्लाइमेट चेंज, प्रोस्टिट्यूशन और आतंकवाद जैसे ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के बारे में सोचा है? और अगर सोचा है तो वो किस तरह से सोचा था? वेल, मैच जरूर कीजिएगा। आज की समरी में आपको बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा और वो सब कुछ नया होगा। आज की बुक समरी है सुपर फ्रीकोनॉमिक्स, जिसे लिखा है स्टीवन डी लेविट एंड स्टीफन जे डबनर ने। स्टीवन डी लेविट एक इकोनॉमिस्ट और शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। स्टीफन जे डबनर एक जर्नलिस्ट और एक पॉडकास्टर हैं। उनका फ्रीकोनॉमिक्स रेडियो नाम से एक पॉडकास्ट है जिसमें 500 से ज्यादा एपिसोड हैं। लेविट और डबनर ने मिलकर फ्रीकोनॉमिक्स, सुपर फ्रीकोनॉमिक्स, थिंक लाइक अ फ्रीक और हाउ टू रॉब अ बैंक नाम की बुक्स लिखी हैं। आज की समरी इंसान के नेचर और कैसे हमारे फैसले ग्लोबल मुद्दों पर असर डालते हैं, इसे एनालाइज करती है। आप सोचने के नए तरीकों के बारे में सीखेंगे, जिसे इकोनॉमिक अप्रोच कहा जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सुपर फ्रीकोनॉमिक्स। मगर हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये इल्तिजा जरूर करूंगा कि ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई समरी है, इसे ओपन माइंड से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। गैरी बेकर को 1992 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। उनकी रिसर्च बैंकिंग और स्टॉक मार्केट जैसी टिपिकल इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर नहीं थी। बेकर ने कई अलग अलग मुद्दों पर रिसर्च किया था, जिसमें शादी, ड्रग्स लेना और क्राइम शामिल हैं। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में बेकर ने कहा कि वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे थे, वो जो पढ़ रहे थे उसे वो इकोनॉमिक अप्रोच कहते हैं। इकोनॉमिक अप्रोच ये एनालाइज करने का मेथड है कि लोग जो फैसले लेते हैं वो क्यों लेते हैं। ये फाइनेंशियल कारणों से परे देखता है और लोगों के मॉरल्स और वैल्यूज को एनालाइज करता है। इकोनॉमिक अप्रोच में बड़ी मात्रा में डेटा होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक अप्रोच का इस्तेमाल करने का मतलब है डेटा पर तब तक सवाल उठाना जब तक वो समझ ना आने लगे। इस समरी का मकसद है मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर इकोनॉमिक अप्रोच को अप्लाई करना। आप ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार के साथ कई चीजों के बारे में जानेंगे। हर स्टोरी आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरीज सिंपल और मजेदार तरीके से समझाएगी। आइए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर से, स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स। बीते कुछ सालों में औरतों की जिंदगी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। ज्यादातर डेवलप्ड देशों में औरतें आदमियों की तुलना में ज्यादा हेल्दी और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन औरतें अभी भी इक्वल इनकम पाने की दिशा में काफी पीछे हैं। अमेरिकन औरतें जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है और जो फुल टाइम काम कर रही हैं, वो साल में लगभग $47,000 कमाती हैं। वहीं आम आदमी साल में $66,000 कमाते हैं। इस अंतर के कई बायोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें औरतों ने अपना दबदबा बना रखा है, और वो है प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार। ऐसा माना जाता है कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई है, आदमी तब से ही सेक्स चाहते थे, आमतौर पर जितना उनके पार्टनर देना चाहते थे उससे ज्यादा। इसलिए औरतों का एक ऐसा मार्केट उभरा जो पैसे के बदले सेक्स देने को तैयार होने लगा था। 1890 से 1920 के बीच, यानी कि 1890 से 1920 के बीच यूएस में व्हाइट स्लेवरी के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था। लोगों का मानना था कि प्रोस्टिट्यूट्स यानी कि वेश्याएं इस इंडस्ट्री में सेक्स स्लेव यानी कि गुलाम बनने के लिए मजबूर की गई हैं। लेकिन यह पता चला कि व्हाइट स्लेवरी असल में एक झूठी बात है। कई सेक्स वर्कर्स दूसरी जॉब पाने के लिए पूरी तरीके से काबिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का ही काम चुना था। शिकागो शहर ने इस मामले की जांच करने के लिए एक वाइस कमीशन को हायर किया। उन्हें पता चला कि प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री सिर्फ इकोनॉमिक कारणों की वजह से ही पॉपुलर है। जो औरतें मजदूर के रूप में काम करती हैं, उन्हें हफ्ते में सिर्फ $6 मिलते हैं, लेकिन सबसे कम पैसे लेने वाली प्रोस्टिट्यूट भी हफ्ते में $25 कमाती है। 1910 में $25 आज के हिसाब से $500 से ज्यादा था। सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली प्रोस्टिट्यूट एवरली क्लब नाम के एक ब्रॉथल यानी कि वेश्यालय में काम करती थी। वो हफ्ते का $400 कमाती थी, जो आज के पैसे के हिसाब से एक हफ्ते का $8,300 यानी कि $8,300 के बराबर है। लेकिन एवरले क्लब की औरतें इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाती थी, और क्यों कम पैसे लेने वाली प्रोस्टिट्यूट भी एक मजदूर से 4 गुना से ज्यादा कमा लेती थी? इसका कारण यह है कि प्राइस या दाम सप्लाई और डिमांड के द्वारा तय की जाती है। सेक्स के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन एक गैर कानूनी काम है, इसीलिए सेक्स सर्विस देने के लिए लोग कम हैं, जिस वजह से सप्लाई कम है। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उस सर्विस की कीमत बढ़ जाती है। प्रोस्टिट्यूशन का केस हमारा ध्यान कई दूसरे सोशल मुद्दों की ओर खींचता है। ड्रग्स का ही केस ले लीजिए। सालों से गवर्नमेंट इलीगल ड्रग्स बेचने को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा ड्रग डीलर्स को अरेस्ट करके करते हैं। इसका गोल यह है कि ड्रग्स की सप्लाई को ही खत्म कर दिया जाए।
कुछ सप्लायर गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन ड्रग्स की डिमांड के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ड्रग्स बेचने से बड़ा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए अगर कुछ सप्लायर अरेस्ट हो भी गए तो और ज्यादा सप्लायर मार्केट में उतर आएंगे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूट्स के क्लाइंट्स को अरेस्ट करती है, तो ये इंडस्ट्री जल्दी से छोटी हो जाएगी, इसके क्लाइंट कम हो जाएंगे और जिस कारण प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने से कम औरतें प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए इस इंडस्ट्री में जाएंगी। अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स सभी क्लाइंट्स को एक जैसा चार्ज नहीं करती। शिकागो प्रोस्टिट्यूट्स व्हाइट क्लाइंट्स यानी कि गोरे कस्टमर के मुकाबले ब्लैक क्लाइंट से $9 कम चार्ज करती हैं। इकोनॉमिक्स में इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई इंडस्ट्री में आम बात है। एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेसमैन को लीजिए जो लास्ट मिनट में एयर टिकट खरीदता है। उसे किसी ऐसे इंसान से जो वेकेशन के लिए घूमने जा रहा है 3 गुना ज्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है औरतों को आदमियों के मुकाबले हेयर कट के लिए दुगना पैसा देना पड़ता है। ब्लैक क्लाइंट्स को एक प्रोस्टिट्यूट पहले ही साफ साफ प्राइस बता देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक क्लाइंट्स बाद में प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं। शिकागो की प्रोस्टिट्यूट्स गोरे कस्टमर को खुद प्राइस तय करने देती है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद होती है कि वो आमतौर पर जितना चार्ज करती है उससे ज्यादा उन्हें मिल जाएगा। एक कस्टमर के लिए प्राइस पाने का आसान तरीका है प्रोस्टिट्यूट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना। आमतौर पर क्लाइंट्स प्रोस्टिट्यूट से एक पिंप यानी कि दलाल के जरिए कॉन्टैक्ट करते हैं। पिंप प्रोस्टिट्यूट के लिए मैनेजर की तरह होता है। वो क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करता है और मीटिंग सेटअप करता है। पिंप को अवॉइड करना कस्टमर का $16 तक बचा सकता है। पिंप प्रोस्टिट्यूट के हर सेशन से 25% कमीशन लेता है। तो आखिर पिंप इस काम में होते क्यों हैं? क्योंकि ये तो साफ है कि वो क्लाइंट और प्रोस्टिट्यूट्स दोनों से पैसे लेते हैं। कई प्रोस्टिट्यूट्स खुद और पिंप के जरिए दोनों ही तरीकों से क्लाइंट खोजती हैं। खुद काम करते हुए आमतौर पर वो हफ्ते में 8 बार काम करके $350 कमाती हैं। वहीं पिंप के जरिए कमीशन देने के बाद भी वो हफ्ते में 6 बार काम करके $410 कमाती हैं। पिंप प्रोस्टिट्यूट को ज्यादा पैसा कमाने में मदद करते हैं क्योंकि वो बेहतर क्लाइंट्स ढूंढते हैं। ये पिंप प्रोस्टिट्यूट्स के लिए अमीर क्लाइंट खोजने के लिए कैसीनो और क्लब में जाते हैं। जब प्रोस्टिट्यूट किसी पिंप के जरिए काम करती है तो वो कुछ हद तक सेफ रहती है, क्योंकि तब ज्यादातर क्लाइंट उस पर हाथ नहीं उठाते। इसके साथ ही वो किसी गैंग के चंगुल में फंसने से भी बची रहती है। आप अपनी आम जिंदगी में पिंप को कहां देख सकते हैं? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हाउसिंग सेक्टर में दिख सकता है। लोग अपना घर बेचने के लिए रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हैं। ये एजेंट 5% कमीशन चार्ज करते हैं, यानी कि $400,000 का घर बेचने के लिए वो $20,000 चार्ज करते हैं। ये बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन एक एजेंट आपके लिए घर बेचने से जुड़े सभी काम करता है। वो सारे पेपर वर्क का काम, गवर्नमेंट से डील करना, सब कुछ हैंडल करता है और एजेंट घर जल्दी बेच पाते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा पैसे भी दिलवा सकते हैं। एक पिंप पुलिस को भी हैंडल करता है। ये पक्का करने के लिए कि प्रोस्टिट्यूट अरेस्ट ना हो, प्रोस्टिट्यूट कभी मुश्किल से ही अरेस्ट की जाती हैं। ये इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के नाम के कॉन्सेप्ट के कारण होता है। प्रिंसिपल यानी कि वो जो एक खास गोल को पाना चाहता है। हमारे एग्जाम्पल में गवर्नमेंट प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है, इसके लिए वो एक एजेंट का इस्तेमाल करती है। यहां एजेंट है एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर। प्रोस्टिट्यूट को अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को क्या मिलता है? उसे अरेस्ट करने के लिए पहचान मिलती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहां पुलिस ऑफिसर को प्रोस्टिट्यूट को अरेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रोस्टिट्यूट पुलिस ऑफिसर को मोटिवेशन का बेहतर तरीका देती है। जैसे शिकागो प्रोस्टिट्यूट्स द्वारा की जाने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी का 3% पुलिस ऑफिसर के लिए होता है, यानी कि अरेस्ट होने से बचने के लिए वो उन्हें फ्री में सेक्स ऑफर करती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पुलिस ऑफिसर्स का इंटरेस्ट गवर्नमेंट से अलग है। यहां एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग चीज चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सुसाइड बॉम्बर्स। कितनी अजीबोगरीब बात है कि हमारे जन्म का समय हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। ब्रिटिश यूथ फुटबॉल लीग को ही लीजिए, उसमें आधे प्लेयर्स का बर्थडे जनवरी से मार्च के बीच पड़ता है और बाकियों का बर्थडे बाकी महीनों में फैला हुआ है। ऐसा होने का कारण है यूथ स्पोर्ट्स को उम्र की कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। आमतौर पर उम्र कैटेगरी का कट ऑफ डेट 31 दिसंबर है। अब दो ऐसे बच्चों को कंपेयर कीजिए जिनकी उम्र 7 साल है और वो एक ही टीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो 1 जनवरी को पैदा हुआ है और दूसरा 30 दिसंबर को। पहला बच्चा दूसरे से लगभग पूरा 1 साल बड़ा है, इसलिए उसके तेज, मजबूत और मैच्योर होने के चांस ज्यादा हैं और उसका टीम में सिलेक्ट होने का चांस भी ज्यादा है। हर साल जनवरी से मार्च के बीच में पैदा हुए बच्चों को फुटबॉल टीम के लिए प्रेफर किया जाता है। उन्हें साल के बाद के महीनों में पैदा हुए बच्चों के मुकाबले ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है। वो 7 साल की उम्र से कोच के साथ ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कोचिंग लेवल के बढ़ने का मतलब है कि उनके सक्सेसफुल प्लेयर बनने के चांस ज्यादा हैं। कई लोग सोचते थे कि टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों के पैदा होने के बीच एक पैटर्न है। वो सोचते थे कि आतंकवादी गरीब और अनपढ़ होते हैं। हम जानते हैं कि गरीब और अनपढ़ लोगों के क्रिमिनल बनने के चांस ज्यादा होते हैं। तो क्या ये मान लेना यही रूल आतंकवादियों पर भी अप्लाई होता है, ये सही होगा?
एलन क्रूगर नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने इसे स्टडी करने का फैसला किया। हिजबुल्लाह नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मरे हुए मेंबर्स की डिटेल्स को पब्लिश किया। क्रूगर ने इन डिटेल्स को लेबनान की आम जनता के साथ कंपेयर किया। उन्हें पता चला कि आम लोगों के मुकाबले आतंकवादी कम गरीब थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। 33% यानी कि 33% लेबनीज लोग गरीब हैं, लेकिन सिर्फ 28% टेररिस्ट गरीब परिवार से हैं। 38 यानी कि 38% लेबनीज आदमियों के मुकाबले 47% टेररिस्ट को हाई स्कूल एजुकेशन मिली थी। क्रूगर को पता चला कि आतंकवादी असल में पढ़े लिखे और मिडिल इनकम वाले परिवारों से आते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गरीब लोगों की अपनी और भी कई परेशानियां होती हैं। उनका मकसद खाने का इंतजाम करना होता है। वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने या खुद को उड़ाने जैसे काम में नहीं फंसा सकते हैं। टेररिस्ट को ज्यादा स्मार्ट और पढ़े लिखे होने की भी जरूरत होती है। टेररिस्ट अटैक में बाकी क्राइम के मुकाबले ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। ये अटैक पॉलिटिकल कारणों से होते हैं, सिर्फ खाने या पैसे के लिए नहीं। टेररिस्ट के साथ परेशानी यह होती है कि उनका मकसद कभी भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को मारना नहीं चाहते, वो हमें डराना और उनकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। टेररिस्ट अटैक की खासियत यह है कि उसे कामयाब होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कभी प्लेन में बैठे हैं तो एयरपोर्ट पर आपके जूते चेक हुए होंगे। यह प्रोसीजर रिचर्ड रीड के कारण इंट्रोड्यूस किया गया था। उसने अपने जूतों के अंदर रखे बम से एक प्लेन को उड़ाना चाहा था, लेकिन उसके पास बम को ब्लास्ट करने का कोई तरीका नहीं था। रिचर्ड रीड प्लेन को उड़ाने में तो फेल हो गया था, लेकिन तब से सभी एयर पैसेंजर की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कामयाब रहा। गवर्नमेंट ने आतंकवाद से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐसा करने से रोकती हैं। आतंकवादियों को ऑब्जर्व करना और उनके बारे में डेटा इकट्ठा करना सीक्रेट एजेंट के लिए चैलेंजिंग और खतरनाक काम होता है। उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डिजिटल मैसेज पर जासूसी करने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। इयान हौसले एक बैंकर हैं जिनके पास शायद उपाय हो सकता है। उन्होंने बहुत से जाने माने आतंकवादियों से बैंकिंग डेटा कलेक्ट किया। यहां खास बात यह है कि ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने 9/11 हमले को अंजाम दिया था। हौसले ने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कवर किए। इन आतंकवादियों ने कई जाने माने बैंक में लगभग $4000 कैश में बैंक अकाउंट खोले थे। आमतौर पर ये बड़ा डिपॉजिट करते और उसके बाद छोटे छोटे अमाउंट में पैसा निकालते थे। वो महीने भर में कितने पैसे जमा करते और निकालते थे, उसमें कोई पैटर्न नहीं था। आतंकवादियों ने आम जनता की तरह रेंट या इंश्योरेंस पेमेंट जैसे खर्चे नहीं किए थे। वो चेक देने के बजाय बैंक से पैसा निकालना पसंद करते थे। ये लोग एड्रेस के तौर पर पीओ बॉक्स का इस्तेमाल करते थे और अक्सर अपनी लोकेशन चेंज करते थे। सिर्फ यही इकोनॉमिक फैक्टर्स आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन हौसले के पास कई सोशल मीडिया फैक्टर्स भी थे। उन्हें पता था कि आतंकवादियों के अक्सर मुस्लिम नाम होते हैं। वो लगभग हमेशा से ही 26 से 35 साल की उम्र के बीच के आदमी होते हैं और अक्सर वो स्टूडेंट होते हैं जो घर खरीदने के बजाय रेंट पर घर लेते हैं। हौसले ने 3 ऐसी चीजें भी पता लगाई जो आतंकवादी कभी नहीं करते। उनके पास कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं होता था, वो कभी भी फ्राइडे दोपहर को एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं करते थे और वो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे। इन फैक्टर्स को मिलाकर हौसले ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। इसने पोटेंशियल आतंकवादियों को खोजने के लिए कई मिलियन बैंक रिकॉर्ड को चेक किया। इस प्रोग्राम ने 30 लोगों की एक लिस्ट बनाई और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि उनमें से 5 आतंकवादी थे। नेक्स्ट चैप्टर है एपैथी एंड एल्ट्रुइज्म। मार्च 1964 में किटी जेनोविस की उनके अपार्टमेंट के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगर इस अपराध की बात करें तो वो इतना भयानक नहीं था, लेकिन उनके पड़ोसियों का रिएक्शन इतना खराब था कि उसे देखकर आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाता। हत्या करने वाले का नाम विंस्टन मोस्ली था। एक 10 मंजिला अपार्टमेंट के सामने उसने जेनोविस का पीछा करते हुए पीछे से चाकू से हमला किया था। वार होने पर वो चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। फिर मोस्ले उठा और अपनी गाड़ी की ओर गया। जब तक जेनोविस उठी तब तक उसने अपनी कार को रिवर्स करके एक अंधेरी जगह में खड़ा कर दिया था। जब जेनोविस खड़ी होकर दूर जाने लगी तब मोस्ले वापस आ गया। उसने जेनोविस पर सेक्सुअली हमला किया और फिर उसे चाकू मारकर वहां से चला गया। ये वारदात न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के कारण लोगों की नजर में आई थी। रिपोर्ट के अनुसार जब किटी का मर्डर हो रहा था तब उसे 38 लोग देख रहे थे। बताया गया कि आधे घंटे के अंदर उस पर 3 बार हमला किया गया, लेकिन किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि किटी की जान बचाई जा सकती थी। उस इलाके में रहने वाले पड़ोसियों ने हर तरह के बहाने बनाए। मीडिया, फिलोसोफर्स और पॉलिटिशियंस सबने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का मानना था कि पड़ोसियों को उनकी बेपरवाही के लिए सजा मिलनी चाहिए। एपैथी यानी कि बेपरवाही को फीलिंग, इमोशन या इंटरेस्ट की कमी के रूप में बताया गया है। यह इंसान का एक ऐसा फीचर है जिसे लंबे समय से स्टडी किया गया है। सभी अच्छी सोशल साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक ने एपैथी को स्टडी करने के लिए किटी के केस को इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या इंसानियत सच में इतनी भयानक है? क्या जब एक अकेली निहत्थी औरत की हत्या की जा रही हो तो बस खड़े होकर देखते रहना ही इंसान का स्वभाव है?
एल्ट्रुइज्म एपैथी का उल्टा है। ये दूसरों की भलाई की चिंता और इंटरेस्ट की फीलिंग है। ये अल्ट्रुइज्म है जो हमें चैरिटी में डोनेट करने के लिए मोटिवेट करता है। एल्ट्रुइज्म एक ऐसा एरिया है जिसे इकोनॉमिस्ट ने बहुत गहराई से स्टडी किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कई इकोनॉमिक फैसले लेने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है। एल्ट्रुइज्म आमतौर पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी से टकराता है। इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इंसान स्वार्थी और लॉजिकल है, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे गरीबों को फ्री में क्यों दे देता है? ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा अल्ट्रुइज्म किस हद तक है, इकोनॉमिस्ट ने एक लैब एक्सपेरिमेंट बनाया। इस गेम का नाम डिक्टेटर है। इस गेम में 2 प्लेयर हैं। मान लीजिए कि उनका नाम अनिका और जिल्डा है। रिसर्चर्स ने अनिका को $20 दिए। फिर उन्होंने अनिका को 2 ऑप्शन दिए। या तो वो पैसों को अपने और जिल्डा के बीच में $10 करके आधा आधा बांट सकती है, या फिर वो $18 रखकर जिल्डा को $2 दे सकती है। आपको क्या लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि 75% पार्टिसिपेंट्स ने पैसों को आधा आधा बांटा था। उन्हें जिल्डा की असली पहचान पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे $2 की जगह $10 देने का फैसला किया था। यह स्टडी दिखाती है कि शायद इंसान का स्वभाव अल्ट्रुइस्टिक या परोपकारी है, न कि एपेथेटिक या बेपरवाही। साइंटिस्ट का एक ग्रुप इस स्टडी को करने के लिए दुनिया भर में घूमा। वो तंजानिया, पैराग्वे और मंगोलिया तक गए। वो कबीले के लोगों और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दोनों से मिले और हर जगह रिजल्ट लगभग एक सा था। ज्यादातर लोगों ने परोपकारी की तरह बिहेव किया था। जॉन लिस्ट इस जनरेशन के सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। उन्हें अल्ट्रुइज्म की थ्योरी से बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सब थ्योरी असल जिंदगी में काम नहीं करती। उन्होंने ऐसा ह्यूमन अल्ट्रुइज्म एक्सपीरियंस नहीं किया था जो इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया था। लिस्ट में डिक्टेटर गेम का इस्तेमाल करके अल्ट्रुइज्म को दोबारा टेस्ट करने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ बदलाव भी किए। पहला, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल का इस्तेमाल किया। उनकी रिजल्ट ने दूसरे एक्सपेरिमेंट के जैसे ही रिजल्ट दिए। फिर लिस्ट ने कुछ चॉइसेस बनाई। अनिका को $20 मिले और वो उसमें से कोई भी अमाउंट जिल्डा को दे सकती थी, और उसके पास जिल्डा से $1 लेने का ऑप्शन भी था। इस स्टडी में 45% लोगों ने जिल्डा को कुछ नहीं दिया। 20% लोगों ने जिल्डा से $1 ले लिया। ऐसा लग रहा था कि अनिका कम परोपकारी होती जा रही है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में अनिका और जिल्डा दोनों को ही $20 मिले, लेकिन इस बार अनिका के पास ऑप्शन था कि वो जितना चाहे उतना जिल्डा के पैसे चुरा सकती थी। साथ ही अगर अनिका चाहती तो वो जिल्डा को कुछ पैसे दे भी सकती थी। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 10% लोगों ने जिल्डा को कुछ पैसे दिए। 40% ने जिल्डा के पूरे पैसे ले लिए। सिर्फ 30% लोगों ने न जिल्डा से कुछ लिया और ना उसे कुछ दिया। जॉन लिस्ट के इस एक्सपेरिमेंट ने अल्ट्रुइज्म पर मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी को तहस नहस करके रख दिया था। प्रॉब्लम यह थी कि उन एक्सपेरिमेंट्स में 2 कमियां थी। पहले प्रॉब्लम को सिलेक्शन बायस कहा जाता है। जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था या उन्होंने इसके लिए वॉलंटियर किया था, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों से नेचुरली ज्यादा परोपकारी हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स को पता था कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स ज्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। रिसर्च करने वाले उनके प्रोफेसर थे। कोई भी अपने प्रोफेसर के सामने खराब नहीं दिखना चाहता था, इसलिए स्टूडेंट ने स्टडी के हिसाब से अपना व्यवहार बदल दिया था। अल्ट्रुइज्म के क्लासिक एग्जाम्पल में भी कमियां हैं। यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला देश है। वो हर साल $300 बिलियन डोनेट करता है, लेकिन यूएस लोगों को चैरिटी में डोनेट करने के लिए टैक्स कम करके उन्हें रिवॉर्ड देता है। ये हो सकता है कि अमेरिकन अपने सेल्फिश कारणों से चैरिटी में डोनेट करते हो। तो क्या इंसान ज्यादातर किटी के पड़ोसियों की तरह हैं? क्या हम स्वार्थी और बेपरवाह हैं? तो जवाब है नहीं, पूरी तरह तो नहीं। जैसे जॉन लिस्ट ने अल्ट्रुइज्म को चैलेंज किया था, वैसे ही जोसेफ डी मे नाम के आदमी ने एपैथी को चैलेंज करने का फैसला किया। किटी के मर्डर में कुछ अलग या कोई खास बात नहीं थी। वो जिस एरिया में रहती थी वो भयानक क्राइम के लिए जाना जाता था। तो फिर क्यों किटी के ही इस केस को इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला? जब विंस्टन मोस्ले अरेस्ट हुआ तब उसने एक और हत्या करने की बात कबूल की थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही उस अपराध के लिए एक बेगुनाह आदमी को जेल में डाल दिया था। एक रिपोर्टर ने न्यूयॉर्क शहर के पुलिस कमिश्नर से इस बारे में पूछा। पुलिस चीफ ने उस सवाल को टाल दिया। इसके बदले उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे किटी की हत्या 38 लोगों के सामने हुई थी। पुलिस के लिए यह शर्मनाक बात होती अगर लोगों को पता चल जाता कि उन्होंने एक बेगुनाह आदमी को सजा दी थी। इसलिए पुलिस चीफ ने उनका ध्यान उस केस पर घुमा दिया था जिसके अपराधी को उन्होंने पकड़ लिया था। रिपोर्टर ने उस स्टोरी को पब्लिश करने का फैसला किया क्योंकि वो कोई दिलचस्प कहानी थी, लेकिन क्या यह स्टोरी सच्ची थी? आर्टिकल में यह नहीं बताया गया था कि हत्या रात करीब 3:20 के आसपास हुई थी, जिसका मतलब है कि उस समय आसपास के ज्यादातर पड़ोसी सो रहे थे। आपको शायद याद होगा कि पहले हमले के बाद हत्यारा अपने कार की ओर भाग गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ पड़ोसी शोर मचाने लगे थे और क्या हो रहा था यह देखने के लिए बाहर आ गए थे।
जब मोस्ले भाग गया तो किटी उठी और अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। तब पड़ोसियों को लगा कि सब कुछ ठीक है। 10 मिनट बाद मोस्ले फिर किटी की ओर बढ़ा। ये अपार्टमेंट के पीछे वाली अंधेरी जगह थी। पड़ोसी दूसरा हमला नहीं देख सकते थे। न्यूज़पेपर में 3 हमले के बारे में लिखा था, जबकि किटी पर 2 बार हमला हुआ था। पुलिस ने न्यूज़पेपर को बताया कि वहां 38 गवाह थे। ये उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का टोटल नंबर था, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 लोगों ने यह अपराध होते हुए देखा था। उनमें से एक इतना नशे में था कि पुलिस को बुलाने की हालत में नहीं था। पुलिस ने बताया कि उन्हें कोई कॉल नहीं आई थी, जबकि यह सच नहीं है। माइक हॉफमैन नाम के एक आदमी ने उस रात पहले हमले के बाद पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने शायद उसे इसलिए नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि किटी खुद चल पा रही थी। हॉफमैन का कहना था कि अगर पुलिस ने उनके कॉल पर ध्यान दिया होता तो आज किटी जिंदा होती। मोस्ले आखिर में जिस तरीके से पकड़ा गया वो किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वो किसी और अपार्टमेंट में टीवी चुरा रहा था। उस घर के पड़ोसियों में से एक ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। उन्होंने मोस्ले की कार का इंजन खराब कर दिया और पुलिस को कॉल कर दिया। मोस्ले इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि जब वो हत्या जैसा घिनौना और भयंकर अपराध कर रहा था तब किटी के पड़ोसियों ने उसे देखा तो सही, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बाद में वो एक मामूली चोरी करते हुए इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उस घर के पड़ोसियों ने उसे चोरी करते हुए देखा और उसे रोकने का फैसला किया। शायद इंसान पूरी तरीके से परोपकारी या पूरी तरीके से बेपरवाह नहीं है। शायद ये दोनों ही गुण हमारे स्वभाव में शामिल हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द फिक्स इज इन एंड इट्स चीप एंड सिंपल। शिकायत करना जैसे इंसान की आदत है। लोग अपराध के बारे में, खाने की कीमत के बारे में, जंग के बारे में और मौसम के बारे में शिकायत करते रहते हैं। लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे जिंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है, लेकिन 21st सेंचुरी जीवन जीने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन समय है। इंसान पूरी हिस्ट्री में कभी भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा है जितना वो आज है। आइए चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के पैदा होने के मामले को देखते हैं। डेवलप्ड देशों में 1 लाख बच्चे पैदा होने पर सिर्फ 9 औरतों की मौत होती है। एक सेंचुरी पहले यह नंबर 50 गुना ज्यादा था। 1840 में नई माओं के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक पुएपरल बुखार था, यानी बच्चा पैदा होने के पहले होने वाला बुखार। उस समय के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक था वियना जनरल हॉस्पिटल। 1841 से 1846 के बीच 10% औरतों की जान पुएपरल बुखार के कारण गई थी। 1847 में इस बीमारी ने हॉस्पिटल में भर्ती हुई 17% औरतों को अपनी चपेट में ले लिया था। इग्नाट्स सेमेल्विस जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। वो पुएपरल बुखार से मरने वाले पेशेंट्स के नंबर को लेकर काफी चिंतित थे, तो उन्होंने उस बीमारी से हुई मौत को स्टडी करना शुरू किया। सेमेल्विस ने अपने हॉस्पिटल से जो स्टैटिस्टिक्स मंगाए थे उनमें एक अजीब सा पैटर्न था। हॉस्पिटल के 2 वार्ड थे, एक में एक्सपीरियंस्ड मेल डॉक्टर्स थे और दूसरे में मिडवाइफ यानी कि बच्चा पैदा करने वाली दाई और ट्रेनी लड़कियां थीं। जिस वार्ड को औरतें चला रही थीं उसमें सिर्फ 4% औरतें थीं जिनकी किसी कारण से मौत हुई थी। कुछ लोगों ने इस स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए कहा कि आदमियों को बच्चे डिलीवर नहीं करवाने चाहिए। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की कि मेल डॉक्टर होने के कारण औरतें शर्म महसूस करती हैं और शायद वो मौत का कारण भी बनते होंगे। इस तर्क से सेमेल्विस संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए अपनी खोज जारी रखी। सेमेल्विस ने आखिरकार प्यूपरल बुखार के पीछे का कारण पता लगा ही लिया और यह इत्तेफाक से हुआ था। जनरल हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर ने लाश को एग्जामिन करते हुए गलती से अपनी उंगली काट ली थी। ये मेडिकल रिसर्च के लिए होने वाली लाशें थी। उसके बाद जल्दी ही प्रोफेसर बीमार पड़ गए और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन ये नई मां बनने वाली औरतों की मौत से कैसे जुड़ा था? एक्चुअली उस प्रोफेसर में मरने से पहले प्यूपरल बुखार के सभी सिम्टम्स मौजूद थे। उनके केस में मौत का कारण साफ था। उनके शरीर में उस लाश से कुछ नुकसानदायक पार्टिकल्स चले जाने के कारण उनकी मौत हुई थी। उस समय के दौरान डॉक्टर्स का लाशों के साथ काम करना एक कॉमन प्रैक्टिस थी। यहां तक कि प्यूपरल बुखार से मरने वाली माओं की लाशों की भी स्टडी की गई। सेमेल्विस को एहसास हुआ कि असल में डॉक्टर्स ही माओं को यह बीमारी पास कर रहे हैं। मिडवाइफ और फीमेल ट्रेनीज स्टडी के लिए लाशों का इस्तेमाल नहीं करती थी। सेमेल्विस ने मेल डॉक्टर्स को अपने हाथ क्लोरिनेटेड पानी से धोने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा हर बार एक मां का इलाज करने से पहले किया था। ऐसा करने से उनके वार्ड में मौत की रेट तुरंत 1% से भी कम हो गई थी। पूरी हिस्ट्री में इंसानों ने ऐसी कई प्रॉब्लम्स का सामना किया है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था और हर बार सामने आने वाले उपाय बहुत ही सस्ते और आसान रहे हैं। 1750 यानी कि 1750 में पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 मिलियन थी। कई लोग फ्यूचर को लेकर परेशान थे। उन्हें डर था कि हम सभी के जितना खाना नहीं उगा पाएंगे। उन्हें लगा कि लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। कुछ सालों बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ। लोगों ने और इफेक्टिव टूल्स डेवलप किए। उन्होंने अपने खेत और फसल को और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। 1940 में लोगों ने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने का तरीका डिस्कवर किया। यह सस्ता था, बनाने में आसान और फसल के प्रोडक्शन को काफी बढ़ा देता था। 1700 के आखिर में जरूरत के हिसाब से खाना उगाने के लिए 95% अमेरिकन्स को खेतों में काम करना पड़ता था।
200 साल बाद यह नंबर 500% कम हो गया था। 1700 के आखिर में हमने सोचा कि 1 बिलियन पॉपुलेशन को बनाए रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज हम 8 बिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे सस्ते और सिंपल उपायों में से एक है सीट बेल्ट। रॉबर्ट मैकनमारा नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसे कार में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। 1950 में फोर्ड मोटर कंपनी अपनी कार को और ज्यादा सेफ बनाने के तरीके खोज रही थी। कई ड्राइवर एक्सीडेंट के दौरान स्टीयरिंग व्हील से चोट लगने की वजह से मर गए थे। फोर्ड एक पैडेड यानी कि गद्देदार स्टीयरिंग व्हील बनाने के बारे में सोच रही थी, जिससे ज्यादा चोट न लगे, लेकिन यह महंगा और इम्प्रैक्टिकल था और मौत की रेट को भी ज्यादा कम नहीं करता था। मैकनमारा के पास इससे बेहतर आइडिया था। एक्सीडेंट के दौरान लोगों को स्टीयरिंग व्हील से टकराने से रोकना ज्यादा आसान था। उन्हें पता था कि सीट बेल्ट पहले से ही एरोप्लेन में इस्तेमाल की जा रही हैं। अब उन्हें बस उसकी डिजाइन को थोड़ा बदलना होगा। आज कार में सीट बेल्ट लगाने में बस $25 लगते हैं। एयरबैग जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर में $200 तक का खर्च हो सकता है। इतने कम खर्च में सीट बेल्ट ने मौत को 70% रेट तक कम कर दिया है। यह माना जाता है कि सिर्फ यूएस में ही सीट बेल्ट ने 1975 से 2,50,000 जानें बचाई हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट चेंज। 1970 में अमेरिकन एडल्ट्स ने कुछ भयानक हेडलाइंस पढ़ी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। न्यूज वीक मैगजीन ने कहा कि ग्लोबल स्केल पर सोशल और इकोनॉमिक बदलाव लाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको यह सुनकर हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम आज भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक इंपैक्ट के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन 1970 के न्यूज़पेपर इस बारे में चेतावनी नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें ग्लोबल कूलिंग का डर था। 1945 से 1968 तक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा था। 1964 से 1972 के बीच में यूएस में धूप की मात्रा 1.3% कम हो गई थी। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी होने लगी थी। ठंडे मौसम ने खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहते थे। वो नॉर्थ पोल की बर्फ को ब्लैक सूट यानी कि कार्बन पार्टिकल से ढककर पिघलाना चाहते थे। आज हम इससे बिल्कुल अलग परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारा प्लेनेट गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का रेट हर साल बढ़ रहा है। कई लोगों को लगता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या आपको पता है कि कार से ज्यादा गाय हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचाती है। गाय, बकरी, भेड़ और हिरन जैसे जानवर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ये एक ऐसी गैस है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गर्मी को जमा करके रखती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा पावरफुल है। गाय, बकरी, भेड़ और हिरन पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के मुकाबले 50% ज्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं। इसमें डीजल, ट्रेन और एरोप्लेन भी शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए लोगों को अपने कुछ कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना होगा। उन्हें प्लास्टिक बैग, एसी और कई दूसरी आराम पहुंचाने वाली चीजों को इस्तेमाल करना कम करना होगा। लोग इनमें से किसी भी चीज के लिए क्यों मानेंगे? आखिरकार इंसान पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 2% छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। बाकी सब नेचुरल प्रोसेस के जरिए बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ मेन प्रॉब्लम एक फीचर है जिसे इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नैलिटीज कहा जाता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि जब आप दूसरों के किए की वजह से कुछ झेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाता है, तो आपको अमोनिया की गंदी बदबू को झेलना होगा, लेकिन आप इसे बनाने के फेवर में नहीं थे। इसलिए अमोनिया की स्मेल फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाने की एक एक्सटर्नलिटी है। इकोनॉमिक्स में हम अक्सर एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हो सकता है कि सरकार उस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को आपको हो रही परेशानी के लिए आपको पे करने के लिए कहे। ऐसा ही कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए किया जा सकता है। हम लोगों से जितना वो फ्यूल खरीदते हैं उसके हिसाब से टैक्स ले सकते हैं। फिर हम इस पैसे से उन लोगों की मदद के लिए खर्च कर सकते हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा फर्टिलाइजर फैक्ट्री की तरह सिंपल नहीं है। हम हमारे एक्शन द्वारा हुई एक्सटर्नलिटीज का हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोगों पर उनके द्वारा हो रहे क्लाइमेट चेंज के लिए सही तरीके से टैक्स नहीं लगा सकते। यूएस में बनी ग्रीन हाउस की गैस के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। हमारे पास पूरी दुनिया के लिए एक सरकार नहीं है। हर सरकार की अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं। इसलिए हम कभी भी एक्सटर्नलिटीज पर टैक्स लगाने के लिए एक सिंगल स्टैंडर्ड पर सहमत नहीं हो सकते। सभी एक्सटर्नलिटी नेगेटिव नहीं होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के अच्छे एग्जाम्पल में से एक ज्वालामुखी फूटने के दौरान देखा जा सकता है। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो नाम का एक ज्वालामुखी फूटा था। इसका फूटना लगातार 9 घंटे तक चला। ज्वालामुखी की राख आसमान में 22 मील ऊपर तक गई। माउंट पिनाटुबो ने एटमॉस्फेयर में 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ा था। इस ज्वालामुखी के फटने का एनवायरनमेंट पर एक अजीबोगरीब असर हुआ था।
अगले 2 साल के लिए दुनिया भर का टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। यह ज्वालामुखी फटने से 100 साल के ग्लोबल वार्मिंग का असर कुछ समय के लिए पलट गया था। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि माउंट पिनाटुबो से निकलने वाली गैस स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई थी। एटमॉस्फेयर का यह लेवल अर्थ की सरफेस से 7 मील यानी कि 7 मील ऊपर है। आमतौर पर इंसानों की एक्टिविटी सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रोपोस्फेयर में छोड़ती है। वहां यह गैस बादलों में घुलकर एसिड रेन बनाती है। एसिड रेन बिल्डिंग, पेड़ और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड आमतौर पर 1 हफ्ते के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड पानी के भाप से मिलकर बादल बनाती है। ये बादल पूरी दुनिया में एक समान फैल जाते हैं। ये बादल धूप को रोकते हैं और दुनिया भर का टेम्परेचर कम करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड 1 साल तक रह सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स ने स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड को पंप करके एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया भर का टेम्परेचर कम कर सकता है। यह हमें फ्यूचर में बनने वाली ग्रीन हाउस गैस से भी बचा सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जितने सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत है, वो भी कम मात्रा की जरूरत है। हर साल सिर्फ 1 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड से काम हो जाएगा। एक एवरेज साल में इंसान की एक्टिविटीज 25 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। लेकिन हमें इस तरीके का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? सिर्फ ग्रीन हाउस गैस का बनना या फैलना कम करने में क्या बुराई है? प्रॉब्लम यह है कि ये सब तरीके बहुत कम हैं और बहुत धीरे काम करते हैं। सुरक्षा या बचाने के एफर्ट्स कम हैं क्योंकि इनसे ज्यादा फर्क नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना ज्यादा ग्रीन हाउस बनाता ही नहीं है। सोलर और विंड पावर प्लांट उतना ज्यादा एनर्जी नहीं बनाते कि वो कोयले की जगह ले सकें। ट्रेडिशनल तरीके अब काम नहीं करेंगे क्योंकि हम पीढ़ियों से पोल्यूशन फैलाते चले आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 100 साल तक रह सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पोल्यूशन फैलाना बंद भी कर देते हैं, तब भी ग्लोबल वार्मिंग 1 सेंचुरी तक चलती रहेगी। इसलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमें नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बचा सकता। ये पोलर एरिया में बर्फ को पिघलने से नहीं रोक सकता। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम का सामना करने का एक भी तरीका नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे कई तरीके हैं जो काम नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए सोलर पावर को ही ले लीजिए। सोलर पैनल धूप को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का सिर्फ 12% ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। बाकी गर्मी में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उसके की पॉइंट्स हम यहां रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने शिकागो में प्रोस्टिट्यूशन के बारे में जाना। सप्लाई और डिमांड के द्वारा तय किए गए प्राइस के कारण प्रोस्टिट्यूट्स मजदूरी करने वाली औरतों से ज्यादा कमाती हैं। प्रोस्टिट्यूट्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी इस्तेमाल करती हैं। अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग चार्ज करने से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। दूसरा, आपने आतंकवाद के पीछे की इकोनॉमिक्स के बारे में समझा। आतंकवादी आमतौर पर मिडिल इनकम वाले परिवार के पढ़े लिखे आदमी होते हैं। किसी हमले से पहले वो यूनिक की तरह पैसे खर्च करने का पैटर्न दिखाते हैं। इसे टेररिस्ट्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, आपने एपैथी और अल्ट्रिज्म के बारे में सीखा। एपैथी दूसरों की प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने की आदत है। अल्ट्रिज्म खुद दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना है। किटी जेनोवेज मर्डर ने बताया कि इंसान स्वार्थी और बेपरवाह है। गेम ऑफ डिटेक्टर का इस्तेमाल करके किए गए इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इंसान परोपकारी होता है। चौथा, आपने सीखा कि इंसानों से जुड़े प्रॉब्लम का हल अक्सर सस्ता और सिंपल होता है। सिर्फ हाथ धोने की सिंपल प्रैक्टिस ने पुएपुरल बुखार को खत्म किया था। अमोनियम नाइट्रेट ने खाने की कमी वाले प्रॉब्लम को सुलझा दिया है। सीट बेल्ट ने कार एक्सीडेंट से होने वाली मौत को कम कर दिया है। हमारे पास ये उम्मीद करने के अच्छे कारण है कि हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी उतने ही आसान हैं। पांचवा, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझा। ग्लोबल वार्मिंग ट्रैक करने के अभी के मेथड बहुत कम और बहुत धीरे काम करते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छी कोशिश हो सकती है। ज्वालामुखी के फूटने से पता चला है कि स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर डाइऑक्साइड डालने से ग्लोबल वार्मिंग पलट सकती है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नामुमकिन लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की क्रिएटिविटी अच्छा उपाय नहीं दे पाएगी, लेकिन इकोनॉमिक अप्रोच ने हमें उम्मीद दी है। इसने दिखाया है कि डेटा को स्टडी करने से नए सॉल्यूशंस को डिस्कवर करने का रास्ता खुल सकता है। और आखिर में, उम्मीद से बढ़कर तो और कोई उपाय हो नहीं सकता। बहरहाल, इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस इकोनॉमिक अप्रोच के चलते जो सॉल्यूशन इजाद किए गए हैं उसने बहुत हद तक लॉस को तो कम किया ही है। शायद प्रयास करते रहने से और भी कई मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ऐसा हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, है ना? बहरहाल, इस समरी में कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन से पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? समरी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, तो ये तो हम गिगलर फैमिली से पूरी उम्मीद करते हैं कि
आपने इसे ओपन माइंड से ही सुना होगा। आपकी लर्निंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर मैं आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए।